बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे नावल हम सफ़र के सीज़न नंबर 5 और एपिसोड नंबर 12 में आप दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? अलीहा को मुसलसल खुद को घूरते देखा तो पूछ बैठी थी, क्या चीज़ परेशान कर रही है तुम्हें? इसने अबरूज गाते हुए कहा। कुछ नहीं, मुझे क्यों किसी बात पे परेशान करना है? इसने आंखों की नमी पीछे धकेलते हुए कहा था। ज़ारा दुरीद झूठ बोलती है तो इसकी ज़ुबान लड़खड़ाती है और चेहरे से रौनक ख़त्म हो जाती है। ये मेरी पिछले 6 साल से की गई तुम पर ऑब्जर्वेशन है। किससे झूठ बोल कर आई हो? इसने फिर से भवें उचकाते कहा था। अलीहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस आई मिस इमल। इसने इसको अपने करीब करते इसका सर अपनी गोद में रखा था। आई आल्सो मिस इमल। पता है मैं एजी और AR को भी मिस कर रही हूँ। बाकी सबसे मिलकर आई बट वो लोग इनसे मिलकर ही नहीं आई और शुक्र है सन्नान नहीं था, वरना तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ना वहाँ पहुँचते ही माहिर भाई से इन दोनों का नंबर लेकर इन अलीहा ने आगे का प्लान बताया था। ना नहीं, किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं, वो हमारे लिए अजनबी है। ज़ारा ने इसे साफ मना किया था। ऐसे कैसे अजनबी? हमारा ट्रिपल A ग्रुप है और अब हम दोस्त भी बन गए हैं। और फिर इन्होंने तुम्हारे सामने मुझे बहन भी तो बोला है। वो रुहान सी हुई थी। मैंने कहा ना नहीं तो नहीं। इस बार इसने सख्त लहजे में कहा, ऐसा करो इस सन्नान को गोली मारो और इमल की शादी अरहान से करवा दो। फिर तो अजनबी नहीं होंगे ना वो, फिर तो हम फैमिली बन जाएंगे। और ज़ारा दुरीद मैं तुम्हें शेयर नहीं कर सकती, नहीं तो तुम्हारे लिए वो हॉट डैशिंग अजहान बेस्ट था। इसने अपनी पूरी बतीसी निकालते कहा। अलिया, अब अगर तुम चुप ना हुई तो यहीं से धक्का दे दूँगी। इसे गुस्सा आया था इसकी बात सुनकर। पहले दिल कम जल रहा था जब वो और जला रही थी। दे दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसने नरमी से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। तुम बहुत ब्लैकमेल करने लग गई हो मुझे। इसने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा था। तुम अपनी बेटी का नाम अलीहा रखना और इसे बताना इस दुनिया में अगर कोई तुम्हारी जान हल्कान करता था तो वो इसकी क्यूट खाला अलीहा थी। इसने लबों पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। तुम नहीं अलीहा, कोई और भी है जिसने मुझे थका दिया है, हल्कान कर दिया है, जिसकी परेशानी में मैं धीरे धीरे घुल रही हूँ। वो अजहान हयात मलिक जिसका खाना किसी शहजादे की तरह सजाया जाता था, किसी माहिर शेफ़ की निगरानी में बनाया जाता और फिर बड़े आलीशान डाइनिंग पर सजाकर इसके शायान शान पेश किया जाता था। इसने मेरे लिए लाइन में लगकर चावल लिए। इसने मेरे कहने पर इन्हें खाया। एक लोकल देख के चावल इसे मिर्चें लग रही थी मगर वो फिर भी खा रहा था। वो चाहता था वो मुझे खुशी दे। वो मुझे बता रहा था कि वो मेरे हर रंग में ढलने के लिए तैयार है। क्या हुआ? तुम अजहान हयात मलिक, पल में भेड़िए पल में मासूम कबूतर, जिसको छूने की चाह हो, जिसको पाने की चाह हो, जिसकी मोहब्बत का कर्ज उतारने लगूँ तो सदियाँ वार दूँ। मगर मैं जानती हूँ कि ये बस वक्ती लगाव है, कुछ दिन का खुमार, फिर तुम भी भूल जाओगे और मैं भी अपने अंदर इस पनपने वाले नए से जज्बे को मार दूंगी। बस मेरी दुआ है तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें हिदायत नसीब होगी, फिर कभी कोई ज़ारा तुम्हारे अताब का निशाना ना बने। इसने अपनी नमी को अपने अंदर उतारा था। तुम खुलकर रो सकती हो ज़ारा दुरीद, अलिया ने बंद आँखों से कहा था और इसने अलिया की पेशानी पर लब रखे थे। वो बस बाएं जानिब अंधाधुंध भाग रहा था। इसे नहीं पता इसने हाकिम बाबा की बात सुनकर इस पर अमल क्यों किया, जबकि वो तो इनको जानता भी नहीं था। महज देखने से या किसी के बारे में सुनने से क्या इस पर यकीन किया जा सकता था? अब आर लगो या पार, मगर हाकिम बाबा पर मेरी ज़ारा को यकीन था तो इसलिए मुझे भी इन पर यकीन है। इसने दौड़ते हुए सोचा। पीछे मुड़कर देखा तो बहुत सारे लोग सफ़ेद लिबास पहने इसकी तरफ अंधाधुंध भाग रहे थे। वो नहीं जानता था कि इस हजूम की तादाद कितनी है। वो ये भी नहीं जानता था कि इस लम्हा ब लम्हा करीब होते इस हजूम को कैसे रोके। अजहान आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो, दादों की आवाज़ मुसलसल कान में गूंज रही थी। अजहान पीछे मत देखो, भागते रहो, हाकिम बाबा की आवाज़ भी मुसलसल गूंज रही थी। अजहान, खुदा का वास्ता है मुझे अलिया के पास जाने दो वरना वो मर जाएगी, हाथ जोड़ती हूँ। ज़ारा की आवाज़ भी कानों में गूंज रही थी। या अल्लाह रहम कर, मुझे इस मुश्किल से निजात दिला प्लीज़। इसकी खुद की आवाज़ भी इसके इर्द गिर्द गूंज रही थी और ये सारी आवाज़ें मिक्स होकर इसके दिमाग पर, इसके कानों पर एक अजीब बर्दाश्त पैदा कर रही थी। इसने दौड़ते हुए कानों पर दोनों हाथ रखकर इन आवाज़ों को दबाने की, ख़त्म करने की कोशिश की थी। वो अब दौड़ते दौड़ते हाँफने लगा था। चेहरे पर बहने वाला खून बर्फ़ की
तरह चेहरे पर जमने लगा था। जिस्म यकबस्ता हो रहा था और इर्द गिर्द चलने वाली गर्म लौ के थपेड़ों ने पाँव में छाले बना दिए थे। इसे नहीं पता वो अपनी चादर कहाँ भूल आया था, कहाँ छोड़ आया था। इसे नहीं पता वो अपना जूता कब खो बैठा था। इसे बस वो लम्हा याद था कि जब इसका हाथ ज़ारा के हाथ में था। वो आखिरी लम्स इसका आशना था। वो बस वो दौड़ते दौड़ते इतना हाँफ रहा था कि हलक कांटे की तरह सूख गया था। हलक में कोई लकड़ी फंसी हो जैसे। वो सहरा में नहीं था जहाँ गर्म रेत इसके पाँव में छाले बना दे और गर्म लोहे इसके जिस्म को झुलसा दे। वो किसी भी ठंडे इलाके में नहीं था जहाँ माइनस टेम्परेचर हो और इसकी ठंड इसकी रगों के खून को मंजमद कर दे। मगर इसके साथ ऐसा ही हो रहा था। एक सेकंड में वो अपनी रगों में खून मंजमद होता पाता और अगले ही सेकंड में वो खुद को झुलसता हुआ पाता। पाँव के हाथों के नाखून एक लम्हे में ठंड की वजह से नीले पड़ते थे और अगले ही लम्हे वो अपने हाथों की हथेलियों को पाँव के तलवों को झुलसता हुआ पाता था। रहम मालिक रहम, वो बस पुकार रहा था हाकिम कुदरत को, हाकिम मौला को, हाकिम सखी को, अर्श बरी के मालिक को, बहरोबर के आका को, मौला कायनात को, अर्श की कुर्सियों के मालिक को, जो कि अलहम्द से वन्नास तक सिर्फ और सिर्फ रहमत ही रहमत है। और ये इसी की तो कुदरत है जो सेकंड में तपती लोहे जला दे और सेकंडों में यकबस्ता हवाएं। बंदा गुनाह कर ले, कितने ही गुनाह कर ले, करता जाए और फिर करता जाए और फिर ऐसा हो कि वो खुद को खुदा समझने लगे, अपने गरूर को अपना लुबादा बना ले और फिर हाकिम में वही अब्द का हुक्म हो और एक सेकंड में वो इस बशर को हिला कर रख दे। अपनी सल्तनत की, अपनी हाकमियत की हल्की सी झलक दिखाए कि वो मगरूर बंदा वो भी ना बर्दाश्त कर पाए। हमारी जानें कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर। हम वो बोझ नहीं उठा सकते जिसको हम रोज़ बरोज़ अपने गुनाहों की सूरत खुद पर लाद देते हैं, ये जानते हुए भी कि हम खिज़ां के मौसम के अकड़े हुए सूखे पत्ते की तरह हैं, जिसको हाथ में पकड़कर हल्का सा दबाया जाए तो वो अपनी अकड़, अपनी हैरत, अपने जाहो जलाल ही खो बैठता है। बेशक बशर अशरफुल मखलूक़ात में से एक है, मगर वो अपनी बदआमालियों और पस्तियों और गुनाहों की वजह से खुद को इस दर्जे से खुद ही गिरा लेता है। हम किसी के जन्नती जहन्नमी होने का सर्टिफिकेट नहीं देते और ना ही दे सकते हैं, मगर हम अंदर ही अंदर अपने आप में एक गुनाहों की मिस्ट्री है, जैसे किसी न किसी सूरत हिदायत की तरफ बढ़ना है। हिदायत तो लाजमी है, वो चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो। एक बार तो मौका दिया जाता है हर ज़रूर को, क्योंकि हम इस नबी की उम्मत है जिसकी बख्शिश के लिए एक नेकी ही काफ़ी है। अचानक इसे किसी ने पीछे से आकर पकड़ा था और वो पीछे की तरफ धकेला गया था। वहाँ 2 कब्रें खोदी गई थी, एक के पास ज़ारा खड़ी थी और दूसरी के पास वो खुद खड़ा था। वो सफ़ेद पोश लोग इन दोनों को इसमें धकेल रहे थे। इसने ज़ारा को पकड़कर खींचकर अपने पीछे धकेला था, इसे छुपाया था और इसका हाथ पकड़े भागा था। ये तुम्हारी असल है अज़ान है आत्मलिक, तुम क्यों इस असल से भाग रहे हो? ये शहर खामोशा तो दायमी ज़िंदगी का खूबसूरत शहर है। पीछे से पकड़ने वाले इंसान ने बड़ी हैबतनाक आवाज़ में कहा था, गोया इसके कानों पर किसी ने सूर फूंका हो। इतनी गरजदार करख्त आवाज़ इसके कानों ने पहली बार सुनी थी। वो अब बस भाग रहा था। इसने साथ देखा तो ज़ारा कहीं नहीं थी। वो सब लोग जो सफ़ेद लिबास में थे इसके बेहद करीब थे। इससे पहले कि वो इस पर चढ़ाई करते वो निढाल होता, अपनी हिस्सियात को हालात के ताबे करता। एक चमकता हुआ नूर का ठंडा और सफ़ेद हाला इनके दरमियान आया था और वो सब पीछे हटते चले गए थे। ठंडी बूंदें फुहार बनकर इसके चेहरे पर पड़ी थी। इसने बेसाख्ता मुंह खोला तो 2 बूंदें इसकी हलक को तर कर रही थी। इसने सूखे लबों पर ज़बान फेरी थी। इस पानी का, इन बूंदों का जायका इसकी अब तक की ज़िंदगी में पिए गए हर मशरूब को मात दे गया था। मन आजम मुबारक, हिदायत की ज़िंदगी के लम्हात मुबारक, खुदा के दिए गए इस ठंडे आब के कतरे को की फुहार मुबारक। हाकिम बाबा की आवाज़ फिर से कानों में गूंजी थी। पल भर में इसने आंखें बंद की थी और अगले ही पल वो आंखें खोले खड़ा था। वहाँ ज़ारा नहीं थी, वो इसे कहीं छूट गई थी कल रात की तरह। ये एक ट्रैफिक से भरपूर सड़क थी जहाँ ट्रैफिक की गहमा गहमी थी। इसने पीछे नज़र दौड़ाई तो दरख्त थे और वहीं दूर तक फैली कब्रें। वो कब्रिस्तान से निकल आया था। वो एक आबादी के दाने पर खड़ा था। बेसाख्ता नजरें आसमान पर उठी थी। इसके लबों ने अल्हम्दुलिल्लाह की
जुम्बश की थी, इसे पानी की तलब नहीं रही थी, मगर अब वो लरजते वजूद पर काबू नहीं पा रहा था। आंसू तवत्तर आंखों से बह रहे थे, पाँव पर इतने छाले थे कि चलना दोभर हो रहा था। जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकालने की कोशिश की तो जेब में कुछ नहीं था, वॉलेट भी नहीं। क्या करूं अब, कहते वो लड़खड़ाता सामने नजर आते पान के छोटे से ढाबे की तरफ बढ़ा था। बाबा मुझे 2 मिनट कर कॉल करनी है, मेरी हालत बहुत ख़राब है, क्या मैं कर सकता हूँ? इसने लरजते लफ्ज़ मुंह से निकाले थे। ढाबे वाला भला आदमी था, आगे बढ़कर इसे बेंच पर बिठाया। क्या हुआ है तुझे पुत्र, क्यों ऐसे परेशान हुआ, हाँफ रहा है? इसने पास पड़े कूलर से पानी का गिलास भरकर इसके आगे किया था। पानी पी चुका हूँ बाबा, बहुत तकलीफ़ में हूँ, क्या एक फ़ोन कॉल कर सकता हूँ? इसने मिन्नत करते कहा था। ये ले पुत्र, जितनी मर्ज़ी फ़ोन कर, मेरा सोना रब मदद करे। तेरी शक्ल से तो किसी रियासत का बादशाह लगता है, फिर इतनी मुसाफत क्यों काट कर आया है, इतनी तकलीफ़ में क्यों है? इसने अपना मोबाइल निकाल कर अज़ान की तरफ बढ़ाते हुए कहा था। इसकी बातें सुनकर बगैर कोई जवाब दिए वो तल्खी से मुस्कुराया था और मोबाइल पकड़कर लरजते हाथों से जहन पर जोर डालते अरहान का नंबर डायल किया था। हेलो अरहान। अरहान की आवाज़ सुनकर इसने रोते हुए टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहा था, हेलो भाई, कहाँ हो आप? इसने परेशानी से बेताब होते पूछा था। क्यों रो रहे हैं आप, क्या हुआ है? इसने कितने सवाल कर डाले थे। मैं नहीं जानता, मुझे ले जाओ अरहान, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, मुझे ले जाओ। अब हिचकियों से रो रहा था। किसी अपने की आवाज़ सुनकर शायद इसकी बर्दाश्त की हदें पार हुई थी। अच्छा रिलैक्स भाई, क्या आपके पास कोई है? ये किसका मोबाइल है? आप मेरी इससे बात करवाएं, इसने बेताब होते पूछा था। इसका भाई जवाब, जो अब तकलीफ़ में था, पहली बार इसने इसके रोने की आवाज़ सुनी थी। शेर रोते नहीं थे, मगर अज़हान हयात मलिक रो रहा था। इसने रोते हुए मोबाइल सामने वाले की तरफ बढ़ाया। उधेड़ उम्र शख्स ने मोबाइल कान के साथ लगाया। हेलो, इसने पुकारा था। सर, क्या मेरे भाई आपके पास है? क्या वो ठीक है? इसने पहलू बदलते पूछा। हाँ, तुम्हारा भाई इधर ही है, मगर वो ठीक नहीं है, इसकी हालत बहुत ख़राब है, सर फटा हुआ है, चेहरे पर खून जमा हुआ है, लिबास भी तार तार है। इसने अज़हान की हालत बताई थी। अच्छा ठीक है, आप प्लीज़ इनका ध्यान रखना, हम बस अभी आते हैं। आप जगह बता दें, बस हम आ रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने भाई की बात करवाई। एक गुजारिश है, इन्हें कहीं जाने मत दीजिएगा, मैं बस आ रहा हूँ, इसने दोबारा से कहा था। ठीक है बेटा, ये मलका हंस का इलाका है, तुम इस वक्त किधर हो? इस ढाबे वाले ने पूछा था। मैं पाकपत्तन हूँ, हम ठीक 1 घंटे तक पहुँच जाएंगे, अरहान ने इसे कहा था और फ़ोन काट दिया था। अज़हान वहीं बेंच पर लेट गया। मुराद ने जब देखा काफ़ी देर तक अज़हान और ज़ाना बाहर ना आए तो परेशान होने लगा था। फिर इसने मोबाइल निकाल कर अज़हान को कॉल की, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। अंदर जाकर इसने दरगाह का कोना कोना छान मारा, पिछली सीढ़ियों की तरफ भी जाकर देखा, मगर इनका कहीं कोई नामो निशान तक नहीं था। परेशानी में इसने हयात मलिक साहिब का नंबर डायल किया था, मगर फिर इस कॉल को काट कर अरहान का नंबर मिलाया था। बेल जा रही थी, वो गहरी नींद सो रहा था। इमल को हसार में लिए 2-3 बार मुसलसल फ़ोन बजता देख कर इसे कुछ खटका था। हाथ बढ़ाकर कॉल रिसीव की तो मुराद था, जिसने इसे ज़ारा और अज़हान का बताया और ये भी बताया कि वो गायब है और बहुत ढूंढने पर भी इन्हें नहीं मिल रहे हैं। दोनों वो मिलकर वो इमल को सोता छोड़कर वहाँ से पाकपत्तन के लिए निकला था। वहाँ जाकर जाने कितनी ही देर वो दोनों ढूंढते रहे थे, नहीं इन्हें पुलिस को वो लोग अपने सर रसूख इस्तेमाल करके इन्वॉल्व कर चुके थे, मगर कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर वो सब ऐसे थक कर बैठ गए थे जैसे अज़हान और ज़ारा को ज़मीन निगल गई या तो आसमान खा गया हो। और फिर अज़हान की कॉल का मौसूल होना इसे अंधेरे में रोशनी की नवीद सुना गया था। वो दोनों हेली से उतरकर मैनचेस्टर की सरजमीन पर कदम रख चुकी थी। नौफल इनके आने से पहले ही मौजूद था। इसने आगे बढ़कर दोनों के सर पर हाथ रखा। सुभान से उम्र में बड़ा था, शायद इसका कोई सीनियर था। वो इन्हें लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो चुपचाप इसकी हमराही में चलती हुई गाड़ी तक आई थी। कैसी हो बेटा तुम दोनों? नौफल ने ड्राइविंग सीट पर बैठते कहा।
वो दोनों पीछे पैसेंजर सीट पर बैठ गई थी। हम ठीक हैं भाई, ज़ारा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम नौफल है। लाहौर में हॉस्पिटल में मैं इसका सीनियर था, फिर मैंने यहाँ अप्लाई कर लिया और मुझे यहाँ जॉब मिल गई। फिर बस अपनी फैमिली के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया। नौफल ने मुस्कुराते हुए अपने बारे में बताया था। जी भाई, सुभान भाई बता चुके हैं आपके बारे में, ज़ारा ने खुशकुन लहजे में कहा। अभी मैं तुम लोगों को अपने घर लेकर जा रहा हूँ, वहाँ लंच करना और सुभान से बात कर लेना, फिर मैं तुम लोगों को तुम्हारे अपार्टमेंट छोड़ आऊँगा। नौफल ने ड्राइविंग पर फोकस करते कहा था। जी। ज़ारा बस इतना ही कह पाई थी। अलीहा इस सारे लम्हे में एक बार भी नहीं बोली थी। इसे ना तो वो सरजमीन पसंद आई थी और ना ही वहाँ की आबो हवा और ना ही रुई की तरह बरसती बर्फ। इसका दिल परेशान हो रहा था अजीब से खदशे से, इसलिए वो बस चुपचाप गाड़ी से गुजरते मनाजिर देख रही थी। कुछ देर के बाद वो नौफल के घर थी। नौफल की बीवी बहुत सादा और नेक खातून थी। इसके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटा 2 साल का और बेटी 5 साल की। एक मुकम्मल फैमिली थे वो लोग। ज़ारा को इनसे मिलकर ज़रा भी अकवर्ड महसूस नहीं हुआ था। इनका लहजा बहुत अपनायत भरा था। इसे वैसे लग रहा था जैसे वो अपनों में ही हो। और कुछ देर में तो वो अज़ान को भी भूल गई थी। फिर नौफल को सुभान की वीडियो कॉल आई थी। नौफल ने रस्मी सलाम दुआ और इनकी खैरियत की इत्तला देकर फ़ोन ज़ारा को पकड़ाया, जिसे अलीहा ने उचक लिया था। कैसा है हमारा गैंगस्टर? सुभान ने इसकी स्क्रीन पर उभरती तस्वीर देखकर पूछा। ये किस बर्फीले शहर में भेज दिया है पीटरमैन? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। सुभान से शिकायत की थी। अरे कोई बात नहीं मेरा बच्चा, मैं शाम तक पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। तो ठीक है फिर पीटरमैन, इमल को लेकर आना, इसने खुश होते हुए कहा था। इमल को नहीं ला सकता यार, अगर इमल को ले आया तो घर पर कोई नहीं होगा और ऐसे अकेले घर पर कोई भी कब्जा कर लेगा। वो घर तुम लोगों का है, इसमें दरीद अंकल की यादें हैं, हम ऐसे ही इसे खो नहीं सकते। इसने अपने दिल से समझाने की कोशिश की थी। अच्छा ठीक है मगर पीटरमैन जल्दी आना, इसने दिल पर पत्थर रखकर इसके साथ एग्री किया था। तुम ठीक हो? अलीहा ने मोबाइल ज़ारा को दिया था। अब सुभान इससे पूछ रहा था। वो ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं इसे? ज़ारा को अपनी कब फिक्र थी, इसे तो बस अज़ान के बारे में पूछना था। पता नहीं, अभी तक तो कोई हंगामा नहीं हुआ, सब बहुत खामोश हैं। शायद वो घर तक नहीं पहुंचा या फिर इसका किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ, सुभान ने आम लहजे में कहा था। माहिर से पूछा वो इसे कहाँ छोड़ कर आया था? इसे सुभान के जवाब से तसल्ली नहीं हुई थी। हाँ माहिर कह रहा था वहाँ से 50 किलोमीटर दूर छोड़ कर आया था। सुभान ने फिर आम से लहजे में जवाब दिया। ज़्यादा सुनसान तो नहीं थी जगह? इसने अगला सवाल किया। नहीं ये मैंने नहीं पूछा इतनी डिटेल से। सुभान अब बेजार हो रहा था। देखो सुभान, इसे ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो फूलों की तरह पला होगा, कांटा चुभना भी इसकी ज़ात पर बड़ी तकलीफ़ की तरह गिरा गुजरता होगा। वो जुल्म करना जानता है, जुल्म सहना नहीं। वो ऊपर से सख्त है और दिल का नर्म, इसे इसकी बर्दाश्त से ज़्यादा ना आजमाना, इसने भराई आवाज़ में कहा था। ज़ारा मुझे इस सब बातों से गर्ज नहीं है, मेरी तरफ से वो मरे, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, तुम सेव हो, दैट्स द पॉइंट। जो कुछ पीछे छोड़ कर आई हो इसको भूलने की कोशिश करो। हमारी ज़िंदगियों में कोई अज़ान याद मलिक नहीं था, ये बात याद रखना, इसने बेजार लहजे में इसे समझाते हुए कहा था और फ़ोन बंद कर दिया। वो सोकर उठी थी तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई थी। बेड भी खाली था। इसे याद था वो अरहान की बाहों में सोई थी, मगर वो अब कहीं नहीं था। ड्रैगन इधर ही कहीं छुप कर बैठा होगा मेरी जान जलाने के लिए, इसने ज़ेर लब कहा। फिर उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी, वो भी खाली था। कहाँ गया ये अरहान? कहीं ज़ारा और अलिया? इसने किसी डर के तहत जल्दी से बेड पर बैठकर मोबाइल हाथ में पकड़ा था कि इसे मायदा की कॉल आई। हेलो मायदा, सब ठीक है ना? मायदा के बोलने से पहले ही वो बोल उठी थी। इमल मेरी बात गौर से सुनना, ज़ारा और अलिया इस टाइम मैनचेस्टर में है और सुभान भी शाम तक अपने ऑफिस की तरफ से मिली गई BBC न्यूज़ की ऑफ़र के ज़रिए पहुंच जाएगा। तुम परेशान मत होना और अगर कोई भी तुमसे पूछे तो तुम उल्टा पड़ जाना, कहना कि वो अज़ान के साथ थी तो अब कहाँ है, और यही कहना कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैं अब तुमसे ये मामला ठंडा होने के बाद ही बात करूँगी। मायदा ने एक सांस में इसे जल्दी जल्दी सब कहा था। ये तुम लोग क्या करते फिर रहे हो? मुझे पूरी बात बताओ, इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा था। पास कौन है तुम्हारे? इसने राजदारी से पूछा। कोई भी नहीं है, अरहान भी पता नहीं कहाँ चला गया है, अकेली हूँ कमरे में इस वक्त, इसने मायदा को बताया। ओके अब सुनो। फिर मायदा ने सारी प्लानिंग, ज़ारा और अज़ान का दरगाह जाना और फिर वहाँ से अज़ान का अगवा होना सब बताया था। और फिर माहिर का इसे किसी वीरान
जगह छोड़ना और अलिया और ज़ारा का हेली के जरिए मैनचेस्टर खैर खैरियत से पहुंचना, सब कुछ क्या वाकई इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर ही नहीं। वो हैरान हुई थी। हाँ अब शुक्र है वो सेव है, और तुम भी अपना ख्याल रखना। ज़ारा और अलिया से किसी भी सूरत कोई कांटेक्ट ना करना, और ना इनको मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है। मायदा ने इसे फिर से समझाया था। ओके मैं ख्याल रखूँगी, मेरी फिक्र मत करना तुम, और ज़ारा और अलिया से प्लीज़ राब्ते में रहना। इसने मायदा को कहते कॉल डिस्कनेक्ट की थी। उफ आसान है मलिक, तुम्हारी और तुम्हारे भाई की हालत देखने वाली होगी। मज़ा आने वाला है बहुत। जिस तरह तुमने हम तीनों बहनों को तड़पाया है ना, बेबस किया है, वैसे ही तुम भी बेबस होगे, तड़पोगे। मल ने खुश होते हुए दिल में कहा था। और अरहान कबीर मलिक, तुमसे तो बहुत जल्द मैं पीछा छुड़वा लूँगी। मलदरीद सन्नान माजिद की थी और हमेशा रहेगी, कहते हुए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ी थी। अब इसे सिर्फ और सिर्फ अरहान और रज़ान की वापसी का शिद्दत से इंतज़ार था। वो प्रेजेंटेशन जमा करवाकर यूनिवर्सिटी का गेट पार कर रही थी। कल से इसे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था कि वो मोबाइल ही देख ले। पहले डिलीटन के साथ वो सब कुछ डिस्कस करने लगी थी, फिर बातें करते पता ही नहीं चला काफ़ी लेट नाइट हो गया। सुबह प्रेजेंटेशन जमा करवाने की लास्ट डेट थी, तो फिर प्रेजेंटेशन बनाने लगी और फिर लेट सोई, और सुबह उठते ही बस भागम भाग यूनिवर्सिटी आ गई प्रेजेंटेशन जमा करवाने। अब तुम्हारी कलाई कैसी है? इस बार जब नायक की बजाय ऐबक आया था इसके सामने तुमसे, मतलब इसका दिल किया काश वो ड्रैकोला होती और इस खबीस इंसान के जिस्म का सारा खून पी जाती, मगर नहीं, इसका खून तो ड्रैकोला भी नहीं पीना पसंद करेगा। इसने कराहियत से सोचा। तुम्हें लगता है अभी भी अकल आई? इसने अफसोस करते हुए कहा था। अकल नहीं आई। देखो ऐबक, मेरे मुंह मत लगो, मैं तुम सबको तुम्हारे हाल पर छोड़ती हूँ, जो करना है करो, मगर मेरी जान छोड़ो। इसने इसके सामने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा था। ओहो, तो तुम अपनी दोस्त को मरने दोगी? इसने गहरी नज़रों से इसे खोजते कहा, जैसे इसे इसकी बातों पर यकीन ना हो। हाँ, मरने दूंगी अपनी दोस्त को। कौन सी दोस्त? वो जिसने मुझ पर नहीं तुम पर एतबार किया, वो दोस्त जिसके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी दोस्ती कुछ भी नहीं है, और तो अब जिए या मरे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो इस सब का खुद हिस्सा बन रही है तो मैं क्या करूँ? कहते वो मोबाइल ऑन करते हुए आगे बढ़ी थी। तुम इतनी सीधी नहीं हो जितनी बनने की कोशिश कर रही है। इससे पहले कि वो जान की तरफ से आए मैसेज को खोल दी, इसने इसके हाथ से मोबाइल पकड़कर खींचा था। क्या तकलीफ़ है? हट गई हूँ तुम्हारे और बेंस के रिश्ते से, अब क्या मसला है? तुम्हें मोबाइल दो मेरा और शक्ल गुम करो अपनी, वो चीखते हुए बोली थी। क्या तुम्हें ये चाहिए? इसने इसके सामने मोबाइल लहराते हुए कहा था, और फिर मोबाइल पकड़कर पूरी ताकत से रोड पर फेंका था कि इसके पुर्जे पल में इधर उधर बिखरे थे। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर इन पुर्जों को इकट्ठा करती, यूं ही बस इन पुर्जों के ऊपर चढ़ती, इसके मोबाइल की रही सही होने की उम्मीद भी तोड़ गई थी। ऐबक का इसकी हालत देखकर बुलंदों का बांग कहका फ़ज़ा में गूंजा था। निशरा ने 1 मिनट की देर लगाए बगैर अपने हाथ में पकड़ी किताबें पूरी शिद्दत से इसके सर पर मारी थी, और अगले ही लम्हे भागते हुए वहाँ से वॉक आउट कर गई। यू ब्लडी बिच एशियन गर्ल, इसने घूमते सर के साथ कहा था। हमला पुरजोर था। निशरा का ऐबक के 14 तबक रोशन हुए थे। वो वहीं पर सर पकड़े बैठ गया था। अरहान पुलिस को रिश्वत देकर मामला दबाकर रज़ान के पास जा रहा था। वो आंखें बंद किए बेंच पर पड़ा था, दिलो दिमाग बस एक ही लफ्ज़ का राग लाप रहे थे, ज़ारा दुलिया। आंखें इसकी दीद को तरस रही थी, दिल किसी बेलगाम घोड़े की तरह धड़के जा रहा था। कभी वो अपनी तकलीफ़ याद करता तो आंखों से बेआवाज़ आंसू बहते, और जब ये सोचता कि ज़ारा किस हाल में होगी, इसको किसी ने कोई तकलीफ़ तो नहीं दी होगी, तो दिल परेशान हो जाता और रूह बेचैन। वो बस अरहान के इंतज़ार में थे। कौन है वो दुश्मन जिसने मुझे और ज़ारा को फिर से अलग किया? कहीं वो वही तो नहीं जिसने इसे इस वीरान फ्लैट में बेरियार और मददगार छोड़ा था? मगर वो कौन था, और मैं वहाँ कैसे पहुँचा इस वीरान कब्रिस्तान में? और इसके बाद मैंने ज़ारा को भी वहाँ देखा। जो हुआ इसने इसको सोचने से भी इनकार किया था। वो अब सब जो हुआ वो आम इंसान के बस की बात नहीं थी इसके साथ करना। क्या वो सभी मेरी औकात थी? वो फिर से बिखर रहा था कब्रिस्तान को सोच कर, कभी ज़ारा का सोचता, कभी अपनी तकलीफ़ का, कभी अपने दुश्मनों का। जिस्म इसका अकड़ रहा था सर पर, ऐसे जैसे कोई हथौड़े बरसा रहा हो, और अंदर जल रहा। इसका पूर जल रहा था। भाई अरहान ने गाड़ी से निकलते ही इसके पास पहुंचते ही इसे सीने से लगाया था। वो तो किसी और ही सोच में गुम था। अरहान के आने पर वो कब चौंका था। ये तो इसका अजान है मलिक नहीं था। जगह जगह से छिला हुआ चेहरा, फटे हुए कपड़े, पाँव में छाले,
पीली जर्द रंगत, मट्टी से हटे हुए बाल, वो किसी सहरा में भटके मजनू की मिसाल लग रहा था जो बड़ी मुश्किल से मंजिल तक पहुंचा। और अरहान ने इसके रगड़ लगे हुए हाथ को पकड़ होंठों से लगाकर चूमा था। इसकी हालत देखकर इसे अंदाज़ा हो गया था कि वो किस तकलीफ़ से गुजरा था। इसने फिर से इसे सीने में भींजा और अरहान का दूसरी दफ़ा लम्स पाते, अपने आसपास अपनी शनासा की खुशबू पाते वो होश में आया था। अरहान, वो कोई ले गया मेरी ज़ारा को। मैं कब्रिस्तान था, वो उधर सांप थे। हाकिम बाबा ने मुझे रास्ता दिखाया। ज़ारा रो रही थी, मैं भी रो रहा था। वो सफ़ेद रूह थी, इसने मुझे पकड़ लिया था। वो लोग मुझे दफन करने लगे थे और फिर ज़ारा को भी। मैंने ज़ारा को अपने साथ खींचा। वो लोग फिर भी इसे ले गए और लड़खड़ाते लफ्ज़ अदा करते कह रहा था, वो सफ़ेद लिबास वाले लोग मुझे ज़ारा से दूर कर देंगे। मुझे ज़ारा के पास ले जाओ। इसको बोलो अज़ान आत मलिक इससे बहुत प्यार करता है। इसको बोलो वो अज़ान आत मलिक की दीवानगी है। इसको कहना मैं मर जाऊंगा इसके बगैर। इसको कहना यार कि इसको जिस मिट्टी से बनाया गया ना, इस मिट्टी के कुछ हिस्से से मुझे बना दिया रब ने। वो मुझ में रह गई है, मैं उसमें रह गया हूँ। वो हिचकियों से रोता पूरी शिद्दत से अरहान के गले लगकर कह रहा था, सुनो चांद से थोड़ी मिट्टी लाना, मिट्टी के 2 बुत बनाना, एक तेरे जैसा एक मेरे जैसा, फिर इन बुतों को तोड़ देना, मिट्टी को आपस में मिलाना, फिर इस मिट्टी से 2 बुत बनाना, एक तेरे जैसा एक मेरे जैसा, ताकि तुझ में कुछ कुछ मैं रह जाऊं और मुझ में कुछ कुछ तुम रह जाओ। चुप कर जाए भाई, मेरा दिल फट जाएगा यार, ऐसे कौन हिम्मत हारता है। आप तो शेर हो हमारे लाडले शेर। इसकी आंखों में भी आंसू आए थे। सच कहा था किसी ने, ये जो लाडले होते हैं इनके दुख बड़े गहरे होते हैं। जितने लाडले होते हैं किस्मत इतना ही इनको रोलती है। अपने लाडले भाई की अजियत देखकर, तकलीफ देखकर अरहान कबीर मलिक का दिल छलनी हुआ था। भाई भाई वो इसे आवाज़ें देता रहा था और वो झूल कर नीचे गिरा था। इसकी आंखें बंद हो रही थी। ज़ारा ज़ारा, अलिया ने आगे बढ़कर पुकारा था। वो अपार्टमेंट के लिए नौफल के साथ जा रही थी जब लहरा कर ज़मीन बोस हुई। 2 रूहें एक ही वक्त में होश से बेगाना हुई थी। 7 समंदर पार एक दूसरे से दूर। ज़ारा दरीद अलिया की बाहों में और अज़ान हयात मलिक अरहान कबीर मलिक की बाहों में। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि ज़ारा दरीद और अज़ान मलिक का अंजाम क्या होगा।